नमस्ते। तो भारतीय सनातन वैदिक ज्ञान विज्ञान के इस श्रृंखला में भाग 10 में आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कार का बहुक्षेत्रीय स्वरूप और उसमें भी वैदिक भौतिकी, धर्मशास्त्र, कर्म सिद्धांत और मनोविज्ञान उसके ऊपर थोड़ा चर्चा विमर्श और प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इसमें जो प्रयुक्त शब्दावली हैं, जैसे हम पहले इन सूत्रों में देख गए हैं, वैशेषिक दर्शन के नोदन इम्पल्स के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो प्रहार, प्रेरणा और संग के वो नहीं किया। लिए विस्तृत रूप में बता सकते हैं। अब एक मिनट, जरा बस खाना खा रहा था, अभी कर रहा हूँ। संस्कार जो वो है खाते खाते जोड़ दे, उस काम की बात निकल जाएगी। संस्कार जो है वो इम्प्यूटस और पूर्व क्रिया का परिणामी प्रभाव या फिर पूर्व अनुभवों का जो एक मेमोरी है, भावना है, वेग है, प्रवेग है, आवेग है, या फिर स्थिति स्थापकता है, उससे जो जन्मी हुई रिजिडिटी है, उसके लिए संस्कार शब्द का प्रयोग होने वाला है। गुरुत्व है वो गुरुत्वाकर्षण या फिर बलवत्ता, इसका आज कम प्रयोग होगा। कर्म जो है वो यहाँ पर क्रिया के लिए, गति के लिए प्रयोग होगा। और कर्म का अगर हम देखने जाए तो विकर्म, कर्म, स्वकर्म, अकर्म, इसमें भेद भी होगा, लेकिन उसमें डिटेल में उस रूप में हम आज ज्यादा नहीं जा पाएंगे भगवत गीता के आधार पर। वेग जो है वो संस्कार को ही वेग का संस्कार का ही एक प्रकार वेग बताया गया है। वेग जो है गतिशीलता, आवेग, प्रवाह और संस्कार के सिनोनिम के रूप में भी यहाँ प्रयोग हुआ है। माध्यम जो है वो वायु होगा यदि तीर की गति हम देखें तो, या फिर जो पर्यावरण में वो घटना घटित हो रही है उसके संदर्भ में। समाज भी हो सकता है यदि हम बिहेवियरल साइंस, न्यूरल साइंस के ऊपर विचार करें तो। राज्य परिस्थिति के रूप में माध्यम यहाँ हो सकता है। पतन जो है फॉलिंग, वो नीचे की ओर गति के लिए शब्द है, लेकिन यह सापेक्ष होगा कि किसके सापेक्ष में नीचे की ओर गति या किसकी ओर गति। तो जिसके ओर गुरुत्व होगा, जिसका गुरुत्व या बलवत्ता होगी, उसकी ओर पतन होगा। उत्तरोत्तर मतलब सक्सेसिव, क्रमिक, लगातार। और ये जो संस्कृत शब्द हैं वो इसलिए नॉन ट्रांसलेटेबल्स हैं कि ये जो शब्द न केवल वैशेषिक दर्शन के रूप में, वैदिक भौतिकी के रूप में मॉडर्न फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपितु ये दूसरे जो क्षेत्र हैं उनको भी, जैसे यहाँ हिंदी अर्थ के रूप में लिखे गए हैं, अन्य फील्ड में भी अप्लाई हो सके ऐसे शब्दों के रूप में उसके अर्थ भी प्रयोग हो रहे हैं, जबकि इंग्लिश शब्दों का ऐसा नहीं होता है अधिकतर। तो पिछले सेशन में हमने जो देखा था कि कैसे महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्र 5, 1, 70 और 18 के ऊपर से तीर की गति को हमने समझा था मैथमेटिकल फिजिक्स के विषय को लेकर। तो एटलीस्ट बिफोर 600 BC वैशेषिक दर्शन का डेटिंग माना जाता है कि महर्षि कणाद ने इसको सूत्रों के रूप में दिया था, कम से कम 600 BC के समय में। और जो न्यूटन के प्रिंसिपल्स हमें मिले वो 17वीं शताब्दी के अंत में मिले। तो ये जो है करीब 2287 से 2300 वर्ष का गैप है इन दोनों के बीच। फिर भी इन सूत्रों में इतना वैशिष्ट्य है और इतना अद्भुत स्वरूप है इनका कि इनके द्वारा न केवल इम्पल्स, मोमेंटम, इनहेरिटेंट इन ऑब्जेक्ट ये है, उसकी जो प्रॉपर्टी इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ तक भी समझाया गया है, समझा जा सकता है। ये सारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो आइडियाज हैं वो भी समझे जा सकते हैं, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनिशियल फोर्स, स्टोर्ड मोशन, प्रॉपर्टी, लोकेशन, कंटिन्यूटी, ये सब नोदन, वेग, संस्कार, समान आश्रय और उत्तर कर्म इनके रूप में समझे जा सकते हैं। तो ये विचार करना चाहिए कि कैसे इन इस दर्शन का महत्व है, और उससे हम मॉडर्न फिजिक्स को भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और न केवल फिजिक्स किंतु वैदिक भौतिकी के रूप में मॉडर्न फिजिक्स को की नींव के रूप में इन सूत्रों को देख सकते हैं। अभी तो दूसरे जो फील्ड्स हैं जो आज हम कुछ विचार करेंगे उनके ऊपर, और पिछले सेशंस में भी हमने उसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया था कि कैसे ये मल्टीडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के ज्ञान की हैं, वो देखेंगे। तो वैशेषिक वेग जो है, वैशेषिक सूत्रों में जो वेग बताया गया है
वो संस्कार के रूप में संस्कार शब्द को लेकर प्रयोग हुआ है। उसका अर्थ वेग किया गया है यहाँ पर तीर के दृष्टांत से जो ये दिया गया है वैशेषिक सूत्र 5.1.70 के संदर्भ में। और कर्म निमित्तात्मक द्रव्यारंभक संस्कार वेग। तो इसमें प्रथम कर्म जो तीर की प्रत्यंचा का खींचना और उसके बाद जो इम्पल्स प्राप्त होता है तीर को, उससे वो आगे जाता है, उससे उसको संस्कार प्राप्त होता है, मोमेंटम वेग संस्कार प्राप्त होता है। और उसी को वो धारण करके उत्तरोत्तर क्रमशः आगे बढ़ता रहता है। और उसी प्रक्रिया को हमने गणित के इक्वेशंस, मैथमेटिकल फिजिक्स के इक्वेशंस के रूप में देखा था। तो फेज वंस में जो धनुर्धर है वो प्रत्यंचा खींचता है, उसको रिलीज करता है, t = 0 पर रिलीज करता है, ऐसा अगर हम मानते हैं तो नोदन या इम्पल्स उसे प्राप्त होता है। और वेग संस्कार के रूप में उस तीर में बनता है और उसको आगे बढ़ाता है। ये जो है वो क्रिटिकल फेज है। और कर्म निमित्त कह द्रव्यारंभक संस्कार वेग। द संस्कार बॉर्न फ्रॉम मोशन रिसाइडिंग इन सब्सटेंस इज वेग। ये स्वरूप में यहाँ पर इसको समझा जाता है। और संस्कारात उत्तरम तथा उत्तरम उत्तरम च, ये भी उसी सूत्र का भाग है कि संस्कार द्वारा नेक्स्ट मोशन प्राप्त होती है, ये जो प्राप्त हुआ उसके द्वारा नेक्स्ट मोशन प्राप्त होती है, और सिमिलरली द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। लेकिन क्योंकि इसमें एड रेक को भी कंसिडर किया जाता है और ग्रेविटेशन भी, उसके ग्रेविटेशन पुल भी पृथ्वी का उसके ऊपर लगता है, तो उसको लेकर फिर मोमेंटम जो है वो कम होता जाता है। उसका इक्वेशन भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो कर्मा भावे गुरुत्वात् अधः पतनम। तो ये जो है 5.1.18वां सूत्र, उसके अनुसार फिर जो है गुरुत्व के कारण संस्कार अभावे, संस्कार का जो डिप्लीशन होता है, संस्कार जो कम होता जाता है, उसका जो वेग है, मोमेंटम है, वो एड रेक के कारण और गुरुत्व के कारण, गुरुत्व उसको नीचे भी खींच रहा है, तो उसके बाद वो एयर रेजिस्टेंस और गुरुत्व के कारण फिर जीरो हो जाता है, वो पृथ्वी पर गिर पड़ता है अगर सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो। तो ये पूरा मैथमेटिक्स फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स कहें तो उससे ये पूरा समझा जा सकता है। ये दो सूत्रों को इस अद्भुत तरीके से हम भारतीय ज्ञान प्रभाग के रूप में विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज लेवल पर बता सकते हैं, और इस स्वरूप में भी हम ये विषय को समझा सकते हैं। अब बात आती है संस्कार के ऊपर, जो आज आज का मुख्य विषय है कि संस्कार के मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डायमेंशनल उसके जो प्रकार हैं उसके ऊपर थोड़ा साइंटिफिक एनालिसिस हम देखेंगे। तो वेग जो है, जैसे एक्सीलरेटर दिया और पहिए को वेग प्राप्त हो गया, बाद में आपने एक्सीलरेटर छोड़ दिया, लेकिन उसको प्राप्त वेग जो है वो कुछ समय तक बना रहता है। तो वो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन या काइनेटिक एनर्जी है उसको प्राप्त रहती है। और बाद में दूसरे फैक्टर्स के द्वारा वो 5.1.18 सूत्र के अनुसार संस्कार अभावे गुरुत्वात् पतनम के अनुसार फिर वो व्हील धीरे धीरे स्लो होता जाता है। लेकिन यहाँ पर संस्कार का एक प्रकार, जब हम वैदिक फिजिक्स के रूप में अगर फिजिक्स को समझने जाएं या उसको एक्सप्लेन करें, तो वेग या मोमेंटम बनता है। और यदि हम न्यूरल प्लास्टिसिटी या साइकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस के विषय में इसको देखने जाए संस्कार में, तो संस्कार शब्द भारतीय ज्ञान परंपरा में अन्य स्थानों पर भी प्रयोग हुआ है। हम सुनते हैं या कहते हैं कि इनके संस्कार अच्छे हैं, इन बच्चों के संस्कार अच्छे हैं, या फिर अमुक अमुक व्यक्ति के संस्कार अच्छे नहीं होंगे। तो वहां पर जो संस्कार होता है उसका अर्थ क्या हुआ? तो उसकी भावना, उसकी उसके ब्रेन में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट कर्मा है, उससे उसके द्वारा जो उसकी बुद्धि बनी है वो, तो उसको भी हम देखेंगे। और स्थिति स्थापकता है जो जड़ में भी रहती है और चेतन में भी रहती है। तो जैसे स्प्रिंग में स्थिति स्थापकता है, तो स्थिति स्थापकता भी संस्कार है द्रव्य के या पदार्थ के। तो जड़ चेतन दोनों के लिए ये है, और इसके लिए भी मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस इन सब के लिए तो आधुनिक है ही, फिजिक्स के रूप में भी समझेंगे। लेकिन आज स्थिति स्थापकता को हम ह्यूमन बिहेवियर और उसके मनोविज्ञान के रूप में भी थोड़ा देखेंगे। प्रथम वेग को यदि हम ले तो गति से उत्पन्न होने वाला और पदार्थ में रहने वाला संस्कार वेग है। कर्म के लिए जो निमित्त बनता है, आगे की क्रिया के लिए जो निमित्त बनता है, उसको वेग कहा गया है। तो अब तीर का संदर्भ हम थोड़े समय के लिए यदि भूल जाए, जो 5.1.17 में दिया गया था कि नोदनाद्याद्यमिशो कर्म तत्कर्म कारिता च संस्कारादा संस्काराद उत्तरम उत्तरोत्तरम वेग। तो वहां पर वेग जो था वो बाण की गति से, बाण की गति को उत्पन्न करने वाला था। बाण में स्थायी रूप से रहता भी है,
जब तक उसके ऊपर दूसरे जो एयर ड्रैग और ग्रेविटेशन पुल के कारण वो क्षीण नहीं हो जाता है। अगली गति का कारण भी वही वेग या मोमेंटम बनता है। तो वो वैदिक भौतिकी के दृष्टिकोण से वैशेषिक दर्शन के द्वारा उसको समझाने के लिए था। लेकिन यदि अन्य क्षेत्रों के लिए देखें, अन्य विषयों के लिए भी हम इसको विचार करना चाहें, तो कर्म का जो निमित्त बना वेग, वह उस पदार्थ में द्रव्य के आरंभ से उसमें स्थित था ही वो संस्कार। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जन्म लेता है तो तब से उसमें पूर्व संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार या प्रवृत्ति रहती ही है। और उसको कैसे समझा जा सकता है वो आगे हम दृष्टांत से देखेंगे। भोजन का दृष्टांत है, जन्मते ही बच्चे का स्तनपान करने का लिए लालायित होना या उसको सिखाए बगैर उसका वह प्रक्रिया करना, वो है। ऐसे दृष्टांत से हम उसको देखेंगे कि पदार्थ में रहने वाला संस्कार, पदार्थ के आरंभ से ही उसके अंदर रहने वाला संस्कार जो है वो वेग है। और वेग एक प्रकार का संस्कार ही कहा गया है। प्रथमेन कर्मणा वेग संज्ञक संस्कार समान आश्रय उत्पद्यते। शंकर मिश्र जी कहते हैं कि प्रथम गति से वेग नामक संस्कार उसी आधार में उत्पन्न होता है और द्रव्य के आरंभ से उसमें है ही स्थित। जैसे जल में प्यास लगी हो और जल पीते ही वो जल हमें प्यास बुझाता है, तो जल का जो गुण प्यास बुझाने का है, वो उसके आरंभ से ही उसके अंदर वो संस्कार है। तो गुण धर्म जो है पदार्थों का, वो भी उनका संस्कार एक रूप से माना जाएगा, यहाँ पर वेग के रूप में है। द नेचर ऑफ वेग संस्कार रिसाइडिंग विद इन सब्सटेंस, तो कैसे ये द्रव्य में आरंभ से रहता है और कर्म का निमित्त बनता है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया गया है। ये ये जो स्लाइड है वो प्रस्तुत करती है। ये जो वेग है संस्कार के रूप में, या फिर संस्कार ही के ऊपर ही हम फोकस करें, संस्कार वर्ड के ऊपर ही, तो वो जो द्रव्य की द्रव्यारंभक से, आरंभ से ही द्रव्य में रहता है, तो वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मॉडर्न फिजिक्स में जो कही गई है उसको प्रस्तुत करता है। और वो डिपेंड करता है कौन से एस्पेक्ट के ऊपर, लोकेशन के ऊपर। उसके बाद जो कर्म का निमित्त बनने वाला है, तो वो क्रिएटेड बाय मोशन है। उस सेंस में मॉडर्न फिजिक्स से वो प्रस्तुत होता है। और बॉर्न फ्रॉम द मोशन और क्रिएटेड बाय मोशन दोनों हैं। समान आश्रय का मतलब होता है वो कंजर्व्ड होता है क्वांटिटी में। उसका दृष्टांत ये है कि यदि एक तीर छोड़ा गया और वो तीर में ऐसा कोई एक्सप्लोजिव है जिसके कारण वो तीर कहीं जाकर आकाश में टुकड़े टुकड़े हो गया, तो क्या होगा, उसके उससे जो मोमेंटम, उससे उसके अलग अलग दिशा में जाएंगे तो उनका मोमेंटम प्रिजर्व होगा, तो कंजर्व्ड क्वांटिटी में रहेगा। तो ये जो है समान आश्रय का अर्थ है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल भी यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट पैनल में। और ये जो वेग संस्कार हैं वो सेल्यूलर लेवल पे रहते हैं और फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे भी रहते हैं। और जैसे लकड़ी को जलाया जाता है तो उसके अंदर या लकड़ी का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर रेंडमली वो वाइब्रेट भले ही होता है थर्मल मोशन के दौरान, लेकिन उनका जो टोटल होता है वो उसको कंजर्व करता है। एटॉमिक लेवल पर भी देखें तो कंजर्वेशन आएगा। तो P इक्वल टू एम वी जो मॉडर्न मोमेंटम का इक्वेशन है मॉडर्न फिजिक्स का, वो उसके द्वारा इसको समझा जा सकता है। और एग्जैक्टली मोमेंटम या वेलोसिटी के कंजर्वेशन को समझाया जा सकता है क्वांटम फील्ड लेवल पर भी। मैटर इज क्वांटम फील्ड, मोमेंटम लेवल, मोमेंटम इज इक्वल टू फेस ग्रेडियंट ऑफ क्वांटम फील्ड। ये जो क्वांटम फील्ड थियरी का जो सिद्धांत है वो परमाणु स्तरे अपि संस्कार, तो परमाणु के स्तर तक वो संस्कार रहता है। वो द्रव्य का जो गुणधर्म है, उसके जो गुण है, या गुण धर्म कहें, तो धर्म का एक अर्थ गुणधर्म भी होता है। जैसे जल का गुणधर्म है प्यास बुझाना, तो ऐसे जो भी द्रव्य है प्रकृति में, उनके संस्कार उनके लेवल तक रहते हैं। उसको क्लासिकल रिलेटिविस्टिक क्वांटम फील्ड थियरी और इन सब क्षेत्र में भी यत्र द्रव्यम तत्र संस्कार, जहां भी द्रव्य होगा वहां पर संस्कार होंगे। द्रव्य से गुण संस्कार, द्रव्य का गुण संस्कार होगा। और निर्गुणे द्रव्य न संस्कार, तो इन सब के द्वारा समझा जा सकता है। आगे अगर थोड़ा सा इसको हम देखें तो संस्कार जो होते हैं उसके द्वारा कर्म होता है। और कर्म से जो क्रियाएं होती हैं, वो संस्कार के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वही आगे फिर संस्कार का रूप धारण करती हैं।
तो इसको ज़्यादा मैथमेटिक्स और फिजिक्स के रूप में यहाँ पर न समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी कुल मिलाकर वैदिक भौतिकी के रूप में जो दो सूत्रों का पहले व्याख्या हुई थी उसी को दिखाता है कि कैसे वैशेषिक व्यू में और न्यूटोनियन व्यू में इसको समझा जा सकता है। फिर से हम इसी सूत्र पर आए तो वेग के रूप में हमने संस्कार को देखा, भावना के रूप में संस्कार को देखते हैं। तो भावना जो है वो हमारे अवचेतन मन में रहती है, और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में हमारे संस्कार रहते हैं। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं या पहले इस मोमेंट से पहले, इस समय से पहले हमने जो क्रियाएं इस जन्म में की हैं या पूर्व जन्म में जो की हैं, उसके द्वारा जो इम्प्रेशंस हमारे मन में जो स्थापित हुई हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो स्थित हैं, वो कैसे हमारे आने वाली क्रियाओं को प्रभावित करती है, और उसका हमें पता भी नहीं चलता है या उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वो पूरा जो विज्ञान है, जब हम संस्कार को भावना के रूप में देखते हैं कि तीन प्रकार के संस्कार होते हैं, वेग के रूप में समझा जा सकता है संस्कार को, भावना के रूप में, और स्थिति स्थापकता के रूप में। तो यहाँ पर संस्कार के रूप में हम जहाँ जहाँ भी संस्कार की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर और न्यूरल डेवलपमेंट के रूप में, तो उसमें भावना के रूप में वो रहता है संस्कार। और पूर्व अनुभव का अगर हम पूरी समेशन करें, उसका कंबाइन इफेक्ट देखें, तो वो हमारी भावना बनती हैं जो अवचेतन मन में रहती हैं और स्वतः प्रवृत्ति की ओर हमें प्रेरित करती हैं। और इसके लिए ये जो प्रयत्न यहाँ पे इस स्लाइड में किया गया है वो यह है कि स्थूल शरीर के द्वारा क्रिया होती दिखती है, लेकिन उसका जो पूरा कंट्रोल है वो सूक्ष्म शरीर में रहा, जो हमारा मन है, सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारा मन है, वहां से होता है। और उससे भी अंदर हमारे पूर्व के जो संस्कार, इंप्रेशंस जो रहती हैं, वो कारण शरीर में बताई गई हैं। पूर्व जन्म के भी संस्कार कारण शरीर में रहते हैं, और वासना के जो बीज कहे गए हैं वो भी वहीं रहते हैं। तो उनके द्वारा प्रेरित होते हैं, और अनुकूल वातावरण, परिस्थिति, पर्यावरण, और वो सब अनुकूल या प्रतिकूलता के हिसाब से वो प्रकट हो जाते हैं। संगात संजायते कामः। तो उनको, वो क्रियाएं हमने जैसी परिस्थिति में की थी वही परिस्थितियां पुनः प्राप्त होने पर फिर से वो संस्कार, वो वासना के बीज उत्पन्न हो, प्रकट हो जाते हैं, और उसी प्रवृत्ति की ओर हमें प्रेरित करते हैं। तो बच्चा जो होता है वो, उसका जो न्यूरल डेवलपमेंट जो है एक एडल्ट के रूप में जितना भी होता है, उसमें ये सारी प्रक्रियाएं देखी जा सकती हैं और समझी जा सकती हैं। और ब्रेन के कौन से पार्ट से ये सब क्रियाएं होती हैं, उसके साथ इसको जोड़ा जा सकता है कुछ लेवल तक। क्योंकि मन जो है वो कोई ऑर्गन तो है नहीं, और बुद्धि जो है वो भी कारण शरीर और बुद्धि को एक साथ देखा गया है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणातीत को पैरेलल अगर देखें हम, तो स्थूल जो है वो स्थूल शरीर और उसकी इंद्रियां, सूक्ष्म जो है वो मन, और कारण जो है वो बुद्धि, प्रज्ञा जिसे कहेंगे उसका विशुद्धतम रूप, और जो कारणातीत है उसको आत्मा के साथ जोड़कर हम इससे कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए जब स्थूल ब्रेन की बात करते हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स से कौन कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, इमोशनल मेमोरी सेंटर कौन सा है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस कहाँ से आते हैं, तो इसके साथ जोड़कर, स्थूल का स्थूल के साथ जोड़कर हम कुछ प्रमाण में ये एनोलॉजी दिखा सकते हैं। क्योंकि सूक्ष्म और कारण की बात भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत साहित्य में जितनी है उतनी अभी मॉडर्न साइंस में उसके साथ नहीं हो पाई है। लेकिन डेफिनेटली मॉडर्न न्यूरल साइंस और इसके डेवलपमेंट में हमारा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है वो और भी प्रकाश डाल सकता है और इसको विस्तार दे सकता है। और जो बातें मॉडर्न मॉडर्न न्यूरल साइंस या फिर इन सब के द्वारा अभी विकसित नहीं हो पाई है या समझी नहीं गई है, उसमें भी हम इन सिद्धांतों का प्रयोग करके आगे देख सकते हैं। तो एक जो भावना का जो एग्जाम्पल है वो है खाना। तो हम बच्चे हो, पैदा हुए तब से खाना खाने की प्रवृत्ति रही है हमारी। तो बच्चे थे, बड़े हो गए, और जैसे ही हमारी स्मृति कोशों में खाना देखकर, खाना है, अगर भूख लगी है तो हमारी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस शुरू हो जाते हैं, मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है, हमारे पेट में एसिड्स छूटना शुरू हो जाता है, और ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं। तो ये जो इम्प्रेशंस पड़ी हुई हैं, संस्कार पड़े हुए हैं शरीर के पास्ट के, तो वो जो भावना है
वो जितनी हमें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हम बहिर्मुख होते हैं, अधिकतर बाहर ही देखते हैं, विचार करते हैं। और खास करके इंटरनेट और मोबाइल आने के बाद तो अधिकतर हम बाहर ही फोकस रहते हैं। तो बहिर्मुखता के कारण हमें पता नहीं चलता है। लेकिन सनातन वैदिक आर्य हिंदू परंपरा में जो ये भारतीय ज्ञान परंपरा की जो संस्कृत वाङ्मय है, उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि आपके कॉन्शियस माइंड से ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो प्ले कर रहा है आपके रिफ्लेक्सेस के विषय में, चाहे वो बाहरी हो या जो भी हो, तो वो आपकी पास्ट जो है, आपका अतीत है, उसमें जो संस्कारों का निर्माण हुआ है, इंप्रेशंस आपके भावना में, मन में न्यूरल लेवल पर बनी हुई है, सबकॉन्शियस स्टोरेज जो भी आपका है वो अधिक है। तो जैसे एक पानी पे तैरता हुआ हिमखंड जो है, हिमशिला जो है, ऊपर से छोटी दिखती है लेकिन वो नीचे बहुत बड़ी होती है, उसका कद कितना बड़ा है वो नहीं पता होता है। वैसे ही हमारी अभी जो कोई भावना कोई भी विषय को देख कर या कोई भी विषयों को प्राप्त करके एनवायरनमेंट में पहुंचकर बनती है, उसमें हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसका पूरा इंटीग्रेशन होता है। इसलिए यदि हम कोई भी क्रिया यदि हम अब भी रिपीट कर रहे हैं जो पहले रिपीट की हुई है, तो वो और स्ट्रांग होती जाती है, वो भावना और स्ट्रांग होती जाती है, वो संस्कार और स्ट्रांग होते जाते हैं। अन्न दर्शन मात्रेण क्षुधितस्य भोजन इच्छा भावना संस्कारात्। तो सूत्र ऐसा है कुछ बनता है कि खान भूख लगी है और उस परिस्थिति में यदि खाना देख लिया गया या दृष्टि में आया, चाहे बाहर का हो, घर का हो या कहीं पर भी, तो तुरंत ही बॉडी उसके लिए, हम खाना खाना शुरू करें उससे पहले ही बॉडी रेडी हो जाती है, मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है, आंखें आंखें हमारी जो प्यूपिल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। और वी आर आवर बॉडी बॉडी के रिफ्लेक्सेस जैसे खाना शुरू हो गया है उसके लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये करना नहीं पड़ता है, ये हो जाता है। तो ये पूर्व के बॉडी की और ये सारे ऑर्गन्स के संस्कार और उनके ऊपर जो इंप्रेशन फॉर्मेशन हुआ है उसके हिसाब से होते हैं, और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स चेन पूरा बन जाता है वर्तमान में। ऐसा ही बच्चे को लेकर हम देखते हैं, किसी भी पशु का, स्तनधारी पशु का यदि हम बच्चा देखें तो वो पैदा होते ही जैसे ही वो धीरे धीरे खड़ा होगा, चार पैर वाला है तो, और वो प्रयत्न करेगा कि वो अपने माता के स्तन की ओर पहुंचे और दूध पिए। आप गाय का बछड़ा देखिए, हाथी का बच्चा देखिए, कोई भी देखिए, तो नवजात शिशु स्तनान्वेषणम भावना संस्कारात। बच्चे को ये किसने बताया कि भाई यहाँ से आपको दूध पीना है या ऐसे दूध पीना है? तो उसकी ये जो उसके जो पूर्व के संस्कार हैं या उसको डीएनए में ये संस्कार प्राप्त होते हैं। जैसे पक्षियों को उड़ना सीखने के लिए शुरू शुरू में वो उड़ते हैं तो वो रिफ्लेक्सेस उनके डीएनए में कहे जाते हैं। तो न्यूबॉर्न सर्च फॉर मिल्क इज फ्रॉम भावना संस्कार, नो वन टीचेस येट बेबी नोज, देयरफॉर पास्ट लाइफ संस्कारास एग्जिस्ट, ऐसा कुछ दिखता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार जो सूक्ष्म और कारण शरीर में रहे हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस जो डीएनए में प्राप्त हुआ है, माता के द्वारा पिता के द्वारा जो डीएनए प्राप्त हुआ है उसमें भी ये संस्कार रहते हैं। और कहीं पर कुछ वर्ष पहले देखा था कि 15 पीढ़ियों का जो मेमोरी है वो डीएनए में आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होता है। पूर्व की 15 पीढ़ियों का जो मेमोरी स्टोरेज होता है वो डीएनए में होता है, और वो बच्चे को प्राप्त होता है उसके पूर्व की 15 पीढ़ियों का संस्कार। संस्कार जो इनहेरिटेंस है वो आगे बढ़ता है और जन्म से ही वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो मल्टीपल पास्ट लाइव्स, कॉन्सेप्शन मोमेंट, और माता के गर्भ में रहा है उसके बाद जन्म से ही उसको ये संस्कार प्राप्त होते हैं। और संस्कार का अर्थ यहाँ पर पूर्व जन्म संस्कार से है, फॉर्मर बर्थ इंप्रेशन से है, इननेट नॉलेज से है। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव से देखें तो रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स उसके अंदर कैसे आएगा, और ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस भी उसके अंदर ये होते हैं। और तो इननेट बिहेवियर, जेनेटिक मेमोरी, इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग, ये सारा जो आता है इसी को संस्कार के रूप में बताया गया है। तो वैदिक व्यू देखे और मॉडर्न व्यू देखे तो जीन्स, रिफ्लेक्सेस और बिहेवियर को क्रमशः पूर्व जन्म संस्कार, भावना और बिहेवियर को स्वतः ज्ञान, इस रूप में हम कंपैरेटिव व्यू के रूप में देख सकते हैं।
और इसको और डिटेल में अगर समझना हो तो हमारा जो भोजन का अनुभव है, वो पहले का हो या अभी का हो, तो उससे संस्कार जो बने हैं अवचेतन मन में, वो सारे स्टोर रहते हैं। और जैसे ही वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती, जब तक दूसरी बार भूख नहीं लगती, तब तक हमें खाने के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही हमें भूख की प्राप्ति होती है और हमने खाना देखा, या हमें खाने की सुगंध आई, उसकी स्मेल आई, तो उसके संग से या उसको याद करने मात्र से भूख की अवस्था में वो सारा कुछ जो अनुभव थे वो आ जाते हैं कि आज क्या खाना है, वो कैसा लगेगा। और यदि बता दिया जाता है कि भाई आज खाने में ये मिलेगा, तो उसको भी उसके लिए भी मन तैयार रह जाता है और उसके स्वाद की भावना भी करने लगता है। और यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, संग से कामना उत्पन्न हुई और कामना पूर्ति न होने से फिर क्रोध उत्पन्न हुआ। तो गीता के श्लोक में जैसे बताया गया है उसके अनुसार फिर क्रोध आदि भी प्रकट हो जाते हैं। तो कॉन्शियस माइंड या फिर हम बाहर से जितनी क्रिया को देखते हैं वो अबाउट 10% ही होती है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड से ये इन सब के रिस्पॉन्सेज, हमारे 90% रिस्पॉन्सेज पूर्व के संस्कार, पूर्व के अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर जो स्टोर्ड हैं हमारे मन में, और वासना के रूप में मन में, और पूर्व संस्कारों के रूप में हमारे कारण शरीर में, उसमें से फिर रिस्पॉन्स के रूप में आते हैं। उसका मैथमेटिकल मॉडल भी हम अगर हम देखें तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ करंट स्टिम्युलस एंड पास्ट संस्कारास, ये दोनों उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में रहेंगे। और रिस्पॉन्स एट टाइम टी इज इक्वल टू, ऐसा करके हम प्रेजेंट में उसका जो हमारा एक्शन है प्लस पास्ट संस्कार जो हैं उसके साथ कुछ फैक्टर जोड़ के, मल्टीप्लायर जोड़ के हम इसको सोच सकते हैं। और इसमें जो होता है वो पास्ट संस्कार का जो पार्ट है वो डोमिनेंट रहता है, क्योंकि उसको हमने अबाउट 90% माना है, तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत रहता है। और इसी के संदर्भ से आगे हम देखेंगे, पिछले एक सेशन में भी देखा था इस विषय में, कि अर्जुन श्री कृष्ण से गीता में पूछते हैं कि किससे प्रेरित होकर ये मन पाप में लगा रहता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति वही मनः, किससे प्रेरित होकर ये मन जो है पाप पाप में रत रहता है। तो ये जो था, तो पूर्व के संस्कारों से प्रेरित होकर अनुकूल परिस्थिति या उन संस्कारों के अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होते ही वो वृत्तियां, वो क्रियाएं होना स्वतः हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। जैसे कोई क्रिमिनल हो तो वो उसको ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि जिसमें उसने पहले क्राइम किया हो, तो उसकी वृत्तियां उसको उसकी तरफ धकेलती हैं कि फिर से वो तू क्राइम कर। ऐसे ही अच्छी क्रियाओं के लिए भी यही होता है। तो अच्छी आदतें डालना इसलिए महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि उसकी इंप्रेशंस फिर आपको अच्छे क्रियाओं को बार बार करने के लिए, दोहराने के लिए आगे बढ़ाती हैं। और एक सूत्र अद्भुत है कि यद भावयति तद भवति, आप जिसकी भावना करेंगे वह आप हो जाएंगे। व्हाट यू कंटेम्पलेट यू बिकम। तो मॉडर्न जो है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, हेब्स लॉ इसे कहते हैं। तो उसके साथ यद भावयति तद भवति, इसको इसकी एनालॉजी बैठती है। तो पहले इसको, ये एग्जाम्पल को हम देख चुके हैं और इसको ग्राफ के द्वारा और उसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में। तो कनेक्टिंग थ्रेड जो है पूरा, वो डीएनए से चलता आ रहा है। यदि मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो मेमोरी में स्टोर, डीएनए की मेमोरी में स्टोर होता है। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से डीएनए जो है वो मेमोरी स्टोरेज की सबसे बढ़िया चीज़ है। फ्यूचर में ऐसी ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी या सिस्टम आएगी जिसमें डीएनए के रूप में सारी मेमोरी स्टोर होती जाएगी, और जो मेमोरी स्टोरेज का इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज की कैपेसिटी डीएनए में बताई गई है। तो तात्पर्य यह है कि भूत से वर्तमान बनता है, और पुनः पुनः दृढ़ीकरण होने से, अमुक संस्कार, अमुक क्रियाएं बार बार करने करते रहने से उसके संस्कार दृढ़ होते हैं, उसी से भविष्य बनता है। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, कर्म का जो सिद्धांत है, उसमें यही है कि आपके पूर्व के कर्म के कारण आपको ये जन्म मिला, और आपके अभी के कर्म के कारण के हिसाब से आपको भविष्य का जन्म मिलेगा, आगे का जन्म मिलेगा, कि आप पशु पक्षी मनुष्य कौन सी योनि में जन्म लेंगे।
कर्म फल विपाकः जाति आयुर्भोगः, ये पतंजलि योग सूत्र का एक पतंजलि योग दर्शन का एक सूत्र है। ये कर्म के फल के विपाक के रूप में, फल के रूप में आपको ये सब आयुष्य और भोग, ये सब और जन्म, ये तीनों प्राप्त होते हैं। तो जैसे ही खाना देखा, आईज रजिस्टर करती हैं, उसको रिकग्नाइज करती हैं, संस्कार एक्टिवेट होते हैं और डिजायर शुरू हो जाती हैं और हाथ उसके ऊपर लग जाते हैं, मैं पहले खाना खाऊंगा। तो पहले खाने की क्रिया हो उससे पहले ही इन्नेट जो संस्कार बने हुए हैं वो सारी क्रियाएं इंटरनल ऑर्गन शुरू कर देते हैं। और धनुर्धर के दृष्टांत में अगर यदि हम संस्कार के रूप में देखें तो संस्कार का एक स्वरूप यह भी है कि संस्कार जो है उसका संरक्षण होता है, वो आगे प्रोपोगेट होते हैं। और उसको डिटेल में हम न देखें अभी, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के स्तर पर जितने दृष्टांतों के द्वारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया जाता है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मास बताया जाता है, तो वो सारे संस्कार के रूप में, संस्कार के प्रिजर्वेशन के रूप में, संरक्षण के रूप में इस सूत्र के द्वारा हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आधुनिक भौतिकी के स्तर के ऊपर, न्यूटोनियन फिजिक्स के लेवल के ऊपर, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से इस रूप में कि यदि बिग बैंग के रूप में देखें तो, या फिर क्वांटम कंजर्वेशन के रूप में भी देखें, तो उसमें यही सूत्र कि भाई संस्कारों का संरक्षण होगा या संस्कार ही आगे आगे बढ़ाएंगे क्रिया को, एकस्मिन् निकाये संस्कारस्य योगफलम नित्यम स्थिरम, या फिर समस्त संस्कार संरक्षणम टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वही होगा। तो तीर जब धनुर्धर छोड़ता है तो तीर जैसे आगे बढ़ता है उसी समय एक झटका उसके हाथ में पीछे भी लगता है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ने वाले का अनुभव ऐसा होता है कि गोली जिस मोमेंटम से आगे गई है उतना धक्का उसने पीछे भी दिया है। ऐसा ही रॉकेट के हिसाब से समझते हैं कि मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। तो नोदन नोदन और प्रतिनोदन जो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, ये इस दृष्टांत में हो जाएगा। तो कॉस्मिक स्केल पर इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशंस हैं कि गैलेक्सीज जब कोलाइड होती हैं तो मोमेंटम कंजर्व होगा, सोलर सिस्टम फॉर्मेशन में मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा उसका। और एटॉमिक लेवल पर भी, क्वांटम स्केल पर भी ऐसे सूत्र हैं जो इस कंजर्वेशन को दिखाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि संस्कार कंजर्व होते हैं, संस्कार मर नहीं जाते हैं। संस्कार का डीके हो सकता है, अगर अनुकूल परिस्थिति न मिली तो संस्कार का डीके होगा, लेकिन संस्कार का खत्म नहीं हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति के हिसाब से वो प्रकट होते हैं और बढ़ते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति में उसका डीके होता है। तो जो डीके का इक्वेशन है मैथमेटिकल फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, एक्सपोनेंशियल डीके का या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, चाहे वो बैक्टीरिया और उन सब के लिए यूज होता है, बैक्टीरिया वायरस के लिए, या फिर अन्य परिस्थिति में उपयोग होता है, वो संस्कारों के लिए भी वो सूत्र लागू होता है, वो भी कहीं पर हमने डाला हुआ है। तीसरी बात जो है स्थिति स्थापकता के रूप में है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग के हिसाब से, हुक्स लॉ के हिसाब से तो है ही, लेकिन संस्कार का एक प्रकार स्थिति स्थापकता भी है। तो उस पदार्थ का आभ्यंतर गुण है। पदार्थ जैसे आगे हमने देखा बना तब से उसके अंदर ये गुण रहता है, उसको संस्कार कहते हैं। ऐसे एक गुण जो है वो स्थिति स्थापकता भी एक संस्कार है। और इसको यदि हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ देखें तो पदार्थ से व्यक्तित्व तक इसका, अगर हम मैटर टू माइंड, अगर ये हुक्स लॉ या फिर स्थिति स्थापकता संस्कार के रूप में देखें, तो कोई भी परिस्थिति में जब तनाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, तो वो प्रयत्न करता है अपने पुराने बिहेवियर पर लौटने का। वो कुछ नया ट्राई करता है, लेकिन उसमें उसको स्ट्रेस आता है, मुश्किलें पड़ती हैं, तो वो करता है नहीं यार नहीं करना है, छोड़ देते हैं। तो तात्पर्य ये है कि अपने पुराने ओल्ड बिहेवियर पर लौटना, जहां पर बल लगता है तो वस्तु को वापस मूल स्थिति में आना पड़ता है, वो ये हुक्स लॉ कहता है। और संस्कार जो है, मेमोरीज में इंप्रेशंस पड़ी हुई हैं, वो भी इसे कहती हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में कहें तो योग दर्शन में इसे भी व्युत्थान संस्कार कहा गया है, कि जो मनुष्य उच्च अवस्था से नीचे पुरानी अवस्था में उसको खींच लाता है। तो जो बदलाव वाले मोमेंट्स होते हैं वो अधिकतर ऐसे ही होते हैं,
उसमें जो अड़िग रह जाते हैं वो फिर उससे आगे बढ़ जाते हैं। वैशेषिक दर्शन में संस्कार का स्थितिस्थापकता जो गुण ये है कि प्रकृति में हर वस्तु अपनी मौलिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, और मनुष्य बार बार जो क्रियाएं करते हुए उसके अंदर जो संस्कार और इम्प्रेशंस बन चुके होते हैं उसी को मेंटेन करते रहना चाहता है, चाहे वो अज्ञान के कारण हो या मोह के कारण हो। लेकिन उस अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर वो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता है। उसको और अगर समझे इजीली, तो कंफर्ट जोन का विचार करें हम, कि जैसे स्प्रिंग उसको उसका रिस्टोरिंग फोर्स पुनः अपनी मूल अवस्था में लाता है, उसका हुक्स लॉ के हिसाब से मैथमेटिकल इक्वेशन है। वैसे ही मनोवैज्ञानिक पक्ष देखें तो जैसे ही बाहरी पदार्थ या दबाव हटने पर अपनी पुरानी स्थिति में मनुष्य भी लौटना चाहता है। तो मनुष्य भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता है अधिकतर। तो ये भी एक तरह की स्थिति स्थापकता ही है। भले ही वो कंफर्ट जोन उसके विकास के लिए ठीक ना हो, लेकिन वो पुनः पुनः उसी में जाता है। और अधिकतर जो समाज में हम देखते हैं तो लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, और चाहकर भी अपना परिस्थिति और उसको बदलाव नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये भी है कि स्थिति स्थापकता, पूर्व के जो संस्कार हैं वो स्थिति स्थापकता के रूप में उसको जकड़े रखते हैं। यहाँ पर जो वेग, भावना और स्थितिस्थापकता के रूप में संस्कारा त्रिविधः बताया गया, तीन प्रकार के, और उसका अगर हम वैशेषिक दर्शन के साथ जोड़ दें कि संस्कारा भावे गुरुत्वात् पतनम, इस सूत्र के ऊपर हमने पिछले एक दो सेशन में बात की है वैदिक भौतिकी के रूप में, तब भी यह बताया गया था कि अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं गीता 3.36 इस श्लोक में, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, कि फिर यह मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? पूर्व संस्कारों के, पूर्व जन्मकृत कर्म, और उसकी इंप्रेशंस इस जन्म में भी उसी को रिपीट किया होगा तो वो और दृढ़ हो गई होगी। तो उससे निकलना, उससे छूटना, काम क्रोध मद मोह लोभ की वो वृत्तियों से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। उनकी पुनरावृत्ति से वही संस्कार और दृढ़ हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनका होता है। इस जन्म में उन पूर्वकृत विकर्मों के अभ्यास चिंतन आदि को अनुकूल बाह्य परिस्थिति या व्यक्ति या पदार्थ का संग होते ही उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है। यहाँ पर विकर्म का अर्थ है शास्त्र में बताए गए विधि और निषेध के विपरीत कर्म करना, मतलब शास्त्रोचित कर्म जिसको धर्म बताया गया है, स्वधर्म बताया गया है, उससे विपरीत कर्मों को विकर्म बताया गया है यहाँ पर। और इसी को यदि हम धर्मशास्त्रों के, इसको अभी हम संक्षिप्त में बताएंगे, आगे इसका विस्तार करेंगे कि 16 संस्कार जो बताए गए हैं सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म में, उसमें भी ये काम करता है कि संस्कारों के अभाव में, संस्कार क्षीण होने के कारण, उसका एक्सपोनेंशियल डिके होने के कारण, अनुकूल परिस्थितियां और उसको संस्कारित, उसका शोधन, उसको सुरक्षित रखने की प्रक्रिया नहीं होने के कारण फिर क्या होता है? पतन होता है, और अपने संस्कारों से व्यक्ति गिर जाता है। और उसको उसकी फिर गुरुत्वाकर्षण उपस्थित रहता है, संस्कार द्वारा काउंटर एक्शन होता है उस गुरुत्व को। यहाँ पर गुरुत्व जो है वो व्यक्ति के पतन में कारणभूत माना गया है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां तो हमेशा होती ही हैं। दुस्संग जिसे बोलते हैं, गलत संगति तो हमेशा समाज में रही है, कलयुग में तो और अधिक स्ट्रेंथ के साथ रहती है और बढ़ रही है। तो उसमें यदि हमें हमारे संस्कार, अच्छे संस्कारों को बनाए रखना है, तो संस्कार द्वारा काउंटर एक्शन होना आवश्यक है। संस्कार घटने पर जो प्रतिकूल परिस्थितियां जो हैं, अधार्मिक वृत्तियां, प्रवृत्तियां हैं, वो गुरुत्व प्राप्त प्रवृत्तियां बन जाती हैं, वो प्रमुख बन जाती हैं और फिर व्यक्ति का पतन कर देती हैं। यहाँ पर वेग, स्थिति स्थापकता और भावना, इन तीन के रूप में संस्कार को बताया गया आगे, कि ये तीन प्रकार के संस्कार होते हैं। और वैशेषिक के सूत्र में 5, 1, 16 और 17 और 18 में और अ, नोदन और गुरुत्व की भी बात आई। तो नोदन, गुरुत्व और संस्कार के ये तीन प्रकार, वेग, गुरुत्व और भावना, इन तीनों को यदि हम वैदिक मॉडर्न फिजिक्स के साथ समझिए और उसी का प्रयोग करके न्यूरो साइंस भी समझाना चाहे, तो वैशेषिक शब्दावली के द्वारा, वैशेषिक सूत्रों के द्वारा, आज जो पहले के 5, 1, 17, 18 और आज का जो एक सूत्र के भाष्य के रूप में है,
अन्नम भट्ट के तर्क तर्क संग्रह से ये जो लिया गया है वो वहां भी प्राप्त होता है, और प्रशस्त पाद उनसे पूर्व हो गए हैं, उनके भाष्य में भी, उनकी अन्नम भट्ट की टीका में है और प्रशस्त पाद के वैशेषिक दर्शन के भाष्य में है, संस्कारा त्रिविध वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति, ये मिलता है हमें। और उनका जो इंटर रिलेशन है, तो मॉडर्न फिजिक्स को समझाने के लिए, नॉट ओनली मॉडर्न फिजिक्स की इन ब्रांचेस को समझाने के लिए, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, मटेरियल साइंस और मैकेनिक्स को, लेकिन न्यूरो साइंस को भी ये समझा सकता है। कौन सा? ये सूत्र के संस्कार तीन प्रकार के हैं: वेग, भावना और स्थिति स्थापकता, और वो कैसे काम करते हैं। तो हमारा इस श्रृंखला में यही प्रयास रहा है कि कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा के ये जो संस्कृत वाङ्मय के सूत्र हैं और हमारा प्राचीन महर्षियों का जो ज्ञान विज्ञान है, कैसे एक साधे सब सधे, एक सूत्र से एक से अधिक फील्ड्स की समझ मिलती है, उनकी एप्लीकेशन एक से अधिक फील्ड्स में हो सकती है, जिससे पढ़ाई का बोझ भी विद्यार्थी पर कम पड़ता है। तो यदि इस प्रकार से इन सभी फील्ड्स को पढ़ाने में, समझाने में एक ही सूत्रों का प्रयोग होगा, तो उनके वो सूत्रों का अभ्यास बारंबार होने से उनका संस्कार, उनकी इंप्रेशंस बहुत बार पड़ेगी, और इजीली वो ग्रास्प करेंगे और समझ पाएंगे। और इसमें मैथमेटिक्स तो है ही, क्योंकि फिजिक्स आएगा तो मैथमेटिक्स के बगैर तो फिजिक्स काम ही नहीं करना है। तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की अप्लाइड मैथमेटिक्स के रूप में फिजिक्स, और फिर न्यूरो साइंस, इन सब के रूप में, और उसके साथ साथ जो हमारा धर्मशास्त्र है उसके जो संदर्भ हैं, उसके संदर्भ में, और भगवत गीता आदि जो ग्रंथ हैं उनके संदर्भ में भी हम व्यावहारिक मनोविज्ञान, गणित और भौतिकी, फिजिक्स के दृष्टिकोण से ये सूत्रों को समझ सकते हैं। और ये सूत्र इन सबको एक साथ एक एक करके समझाने में सफल है, और अद्भुत रूप से प्रयोग हो सकते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स से लेकर साइकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस के बीज के रूप में हम इन सूत्रों का प्रयोग करके यदि अभ्यासक्रम बनाए, शिक्षा दें हमारे विद्यार्थियों को, तो भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत बड़ा कार्य हो सकता है उसके रूप में। तो आगे भी जैसे यही कंक्लूजन पिछले 2-3 सेशन से हम निकाल रहे हैं कि क्या वैशेषिक दर्शन, यहाँ पर वैशेषिक दर्शन केवल एक दृष्टांत है, भारतीय ज्ञान परंपरा के अन्य दर्शन और सिद्धांत और सूत्र भी ऐसे ही कार्य करते हैं। वो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य बनाते हैं, उनके द्वारा इन तीनों के ऊपर पकड़ बन सकती है, और उनके माध्यम से कैलकुलस या कोरे तर्क के बगैर, जैसे वैशेषिक दर्शन स्थूल जगत के अवलोकन मात्र से गति के नियमों को, वैदिक भौतिकी को समझ, भौतिक मॉडर्न फिजिक्स को भी समझा सकता है, बता सकता है। बाद में उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस वो हो, लेकिन जो आइडिया है मूल, वो जब दिया जाए, तो यदि इन सूत्रों का उपयोग किया जाए, तो वो न केवल वैदिक भौतिकी को, मैथमेटिक्स को समझा सकता है, अपितु वो बाकी जो फील्ड्स आज हमने देखे उनको भी समझाने में वही सूत्र काम आ सकते हैं, और हम उनको काम में ले सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय वैदिक ज्ञान विज्ञान पूरी तरह से दार्शनिक लगता है कि ये कथा वार्ता होगा, परंतु वह आधुनिक दर्शन, विज्ञान, कला आदि की विविध शाखाओं पर भी तर्क संगत और विश्लेषणात्मक रूप से प्रभावी है, और उनके मूल के रूप में, उनके बेस के रूप में, उनको खड़ा करने के प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग हम कर सकते हैं, और उनको सही दिशा भी दे सकता है। वह आधुनिक विज्ञान की तरह केवल स्थूल जगत और बहिर्मुखता तक सीमित नहीं है। इसके लिए आगे पिछले दिए गए भाग 1 से 9 यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं इस क्रम में। धन्यवाद। अभी सेशन जो है प्रश्नोत्तरी के लिए खुला हुआ है। सीक्वेंसिंग और मेमोरी, उस पर कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है।